Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome viewers. Today we are going to discuss about different perspectives on gender. Since we believe that gender is a social phenomena, it has its various consequences and determinant factors. So that's why various thinkers have shed their light upon this issue on its different angles. Broadly speaking, we can divide these views into the four categories, and these four categories are one of them is structural functionalism, second is conflict approach, and third one is symbolic interactionism, and fourth one is feminism. Uh, Before we start our formal discussion upon these perspectives, I must say that gender is a very much entrenched and constructed by the society and cultural aspect. That's why we have to look the cultural context of this phenomena. तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच को देखते हैं. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बुनियादी तौर के ऊपर एक बड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच है. इन सारे चारों पर्सपेक्टिव्स को समझने से पहले हमें एक जो इसका बैकग्राउंड है इन थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स का वो भी समझना ज़रूरी है ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें. जब हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर से मुराद मर्द और ख़वातीन ट्रांसजेंडर्स जो सोसाइटी का पार्ट हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं. लेकिन हम देखते हैं कि मुआशरती तारीख़ के अंदर ख़वातीन के जो हुकूक़ हैं वो बड़े अरसा तक इनको बुनियादी हुकूक़ से भी महरूम रखा गया. बल्कि अमेरिका में 1920 के बाद जो एक सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट थी उसके बाद से ख़वातीन ने अपने राइट्स डिमांड करने शुरू किए और पहली दफ़ा उन्हें सफ़रेज मूवमेंट के नतीजे में वोट का राइट दिया गया. लेकिन ये जो राइट्स की मूवमेंट हैं, ये सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट हैं, इनसे पहले भी एक वेस्टर्न सोसाइटी की एक तारीख़ है जिसके अंदर एक बड़ा रोशन बाब उनका फ्रेंच रेवोल्यूशन है या रेनेसेंस की तहरीक है. रेनेसेंस की तहरीक जो है या निशत सानिया की जो तहरीक है उसका बुनियादी मकसद ये है कि आप वो पुराने नज़रियात जो हैं या पुराने जो ऑर्थोडॉक्स व्यूज़ हैं उनके अगेंस्ट आप रैशनैलिटी की बुनियाद के ऊपर, अक्ल व फ़हम की बुनियाद के ऊपर, इल्म की बुनियाद के ऊपर अब आप माशरे को लेकर चलें. चुनांचे इसके असरात निज़ाम हुकूमत से लेकर और माशरे के दीगर जो तबक़ात हैं या स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर भी पढ़ने शुरू हुए. तो ये वो पीरियड है इनकलाब फ़्रांस का जिसके बाद यूरोप का मुआशरा तब्दील हो रहा है. शिकस्त व रेख तो उसमें हो रही है लेकिन वो कॉन्टीन्यूसली बल्कि रैपिडली एक चेंज में से गुज़र रहा है. अब ये जो तब्दीली है यानी ऑर्थोडॉक्स व्यूज़ से या डिक्टेटरशिप से या ओलिगार्ची से और मजहबियत से जब ये रोशन ख्याली की तरफ ये तहरीक आगे को बढ़ रही है और इल्म को अपना मशअल राह माना जा रहा है तो उस दौरान बुनियादी दो तबक़ात जन्म लेते हैं. एक वो थिंकर्स हैं या फ़िलोसोफर्स हैं जो कि पुरानी रिवायात के साथ स्टिक होके बैठे हुए हैं, जो कि इस शिकस्त व रेख को या इस तब्दीली के मंज़र को गलत गर्दान रहे हैं. वो ये समझते हैं कि कंजर्वेटिव और वो ये समझते हैं कि ये जो पुराने इदारे हैं या पुराने सिस्टम्स हैं जिनमें ख़ानदान का इदारा है, जिसमें हुकूमत का इदारा है, जिसमें मुआशरती कल्चर और मज़हब के इदारे हैं, ये कोई ना कोई मुआशरे के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. लिहाजा ये जो शिकस्त व रेख जारी है, ये जो फैमिली स्ट्रक्चर की तब्दीली है, ये जो मुआशरती स्ट्रक्चर्स की तब्दीली है, ये लामहला नुकसानदेह होगी और मुआशरे का इक्विलिब्रियम जो है वो ख़त्म कर रही होगी. ये हैं कंजर्वेटिव्स व्यू वाले. दूसरे व्यूज़ वो हैं जो ये इस बात को मानते हैं कि नहीं, ये जो तब्दीली है या जो चेंज आ रही है ये बड़ी पॉजिटिव होगी और मुआशरा आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा. इसीलिए ये दो व्यू, एक इनको प्रोग्रेसिव व्यूज़ कहते हैं और दूसरे को कंजर्वेटिव व्यू कहते हैं. तो लिहाजा जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच की तो जैसे कि ये नाम से ज़ाहिर है कि ये बात कर रहे हैं कि मुआशरा
مختلف سٹرکچرز کے اوپر بنا ہوا ہے، جس میں ایک خاندان کا سٹرکچر ہے، جس میں ایک ریلیجن کا سٹرکچر ہے، اور جس میں ایک کیا اسے کہتے ہیں کہ کلچر کا بھی ایک سٹرکچر ہے، نظام حکومت کا بھی ایک سٹرکچر ہے۔ یہ سارے سٹرکچر ایک باڈی پارٹ کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر یہ کوئی نہ کوئی فنکشن پرفارم کر رہے ہیں اور معاشرتی سروسز دے رہے ہیں۔ جیسا کہ خاندان کا نظام ہے، اس میں عورت کے کچھ کام متعین ہیں، اسی طرح مرد کے کچھ کام متعین ہیں، تو لہٰذا یہ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے یہ آگے ہماری سوشلائزیشن کی سروسز دے رہا ہے، یہ ہماری ریلیجن کو آگے بڑھا رہا ہے، یہ ہماری ایتھنسٹی کو آگے بڑھا رہا ہے، ہماری لینگویج کو آگے بڑھا رہا ہے، سو اینڈ سو بہت سارے فنکشنز ہیں۔ اگر آپ اس کو پڑھیں ٹیلکوٹ پارسن کو تو وہ بھی آپ کو اسی طرح کی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ چنانچہ یہ وہ ویوز ہیں جو تبدیلی یا اس چینج کے خلاف آوازیں ہیں، اور ان کو ہم کنزرویٹو ویوز کہتے ہیں۔ یہ سٹرکچرز معاشرتی سٹرکچرز کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھ نہیں سک رہے یا اس کے اگینسٹ ہیں۔ ان کو ہم سٹرکچرل فنکشنلسٹ کہتے ہیں، یعنی معاشرے کے سٹرکچر جو ہیں وہ ان کا کوئی کام ہے، لہٰذا ان میں شکست و ریخت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے ویوز وہ ہیں جن کو ہم کانفلکٹ پرسپیکٹو کہتے ہیں، جن کے بنیادی جو پروپوننٹ ہیں ان میں کارل مارکس کا نام اور اینگلز کا نام جو ہے وہ بڑا پرومیننٹ آتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ان کے نظریات یہ ہیں کہ دے سیز سوسائٹی ایز این ارینا آف کانفلکٹ اینڈ دے سی دیٹ ہاؤ ویلتھ، پاور، prestige and education is distributed among the members of a society with respect to their gender, with respect to their caste, their ethnicity, their social class. یعنی معاشرے میں جو وسائل ہیں اس کی تقسیم غیر منصفانہ ہے، یہ اس بات پہ بحث کرتے ہیں۔ چنانچہ کارل مارکس کا جو اب بنیادی فلسفہ تھا وہ بھی ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم تھا، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مینز آف پروڈکشن جو ہیں مینز آف پروڈکشن جو ہیں وہ جس کے پاس ہوں گے وہی معاشرے کے اندر جو ہے ڈومیننٹ پوزیشن پہ ہوگا اور وہ دوسرے لوگوں کو محروم کرے گا۔ لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں اس طبقاتی تقسیم کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور تمام کو مساویانہ حقوق جو ہیں یا ایک کلاس لیس سوسائٹی جو ہے وہ معاشرے وجود میں آنی چاہیے۔ اسی چیز کو اگر آپ جینڈر کے اوپر اپلائی کر لیں تو اینگلز نے بنیادی طور پہ یہ بات کی تھی کہ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے یہ اس وقت تک بڑا ایجیلیٹیرین تھا، یا برابری کی پر مبنی تھا، جب مرد اور عورت دونوں ہی ایک ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ سوسائٹی کے اندر رہتے تھے، اور ان کا سارا وقت جو تھا وہ فوڈ تلاش کرنے میں یا فوڈ کھانے میں یا پکانے میں صرف ہو جاتا تھا، ان کی کوئی مزید ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی انسان نے کلٹیویشن سٹارٹ کی اور ایک سویلائزیشن کی ابتدا ہوئی، اور اس وقت انسان کے پاس ایک سرپلس دولت کی شکل کے اندر پیسے جمع ہونے شروع ہوئے اور بارٹر سسٹم کا آغاز ہوا، تو چنانچہ یہ جو سرپلس منی تھی اور پرائیویٹ پراپرٹی کا کانسیپٹ تھا، اس نے مرد اور عورت کے درمیان پہلی جو ڈویژن ہے وہ بنا دی۔ یعنی جو اب سرپلس منی تھی، پہلے تو یہ ہوتی ہی نہیں تھی، لہذا دونوں برابری کی سطح کے اوپر تھے فیملی میں، لیکن اب جب کہ سرپلس منی آ گئی ہے تو یہ اس کو ایک طبقے نے ہولڈ کر لیا ہے، وہ ہے مرد کے پاس وسائل ہیں، مرد کے پاس تعلیم ہے، مرد کے پاس جائیداد ہے، تو عورت کے ذمے جو اس نے کام چھوڑ دیے ہیں وہ زیادہ تر ہاؤس ہولڈ کے ریلیٹڈ ہیں۔ کوئی ڈومیننٹ پوزیشن اس کو ایک تاریخ کے اندر عرصے دراز تک نہیں دی گئی، جس وجہ سے مرد جو ہے وہ اب ایک ایکسپلائٹڈ یا ایک بورژوا کا رول پلے کر رہا ہے، اور خاتون ایک محرومی کی زندگی گزار رہی ہے اور وہ اوپریسڈ ہو رہی ہے مرد کے ہاتھوں۔ یہ ایک کانفلکٹ پرسپیکٹو ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مرد اور عورت دو طبقات ہیں اور ان کے درمیان وسائل کے اوپر ایک جنگ ہے، اور مرد جو ہے وہ اس جنگ میں جو ہے زیادہ وسائل رکھتا ہے اور عورت کو دبا رہا ہے۔ تیسرا جو پرسپیکٹو ہے وہ ہے سمبولک انٹریکشنزم۔ یہ بڑا پرومیننٹ، یہ بیسیکلی امریکن فلسفی پریگمیٹزم کے اوپر مبنی ایک فلسفی ہے، جس کو ہم اور تھیوریز ہیں جن کو آپ مائکرو لیول سوشیولوجی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی از جسٹ اے پروڈکٹ آف آور ایوری ڈے انٹریکشن، دس ورلڈ از ایگزسٹ بٹ آن بہاف آف آور آئیڈیاز۔ اگر آپ جینڈر کو ایک آئیڈینٹی سمجھیں، اگر آپ جینڈر کو ایک فینومینا سمجھیں، تو یہ سمبولک انٹریکشنزم یہ کہتا ہے کہ یہ جو جینڈر رولز ہیں یہ بنیادی طور پہ معاشرتی کنسٹرکٹ ہیں، یہ کوئی ڈیوینٹی کی چیز نہیں ہے۔ یعنی خاتون اور مرد کے جو رول معاشرے نے ڈٹرمن کیے ہیں کہ مرد جو ہے وہ یہ
फ़राइज़ सर अंजाम देगा और औरत ये फ़राइज़ सर अंजाम देगी, इसी को हम जेंडर कहते हैं। तो ये जेंडर है, ये बुनियादी तौर पर मुआशरती कंस्ट्रक्ट है, और ये मुआशरत, इसको आप तभी समझेंगे जब आप इसे सारे प्रोसेस को डिकम्पोज करके देखेंगे, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ये कैसे हमारे आपस में जो इंटरेक्शन है या प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन है उसके नतीजे में माज़ वजूद में आता है। और यही इंटरेक्शन जो है, ये आपस में जो राब्ता है, सम टाइम्स सुपर ऑर्डिनेशन और सब ऑर्डिनेशन क्रिएट करता है। जैसे कि हम एक टीचर और एक स्टूडेंट का जब इंटरेक्शन होता है क्लास के अंदर, तो टीचर जो होता है उसका इंटरेक्शन का जो प्रोसेस है वो सुपर ऑर्डिनेट है, और स्टूडेंट जो है उसका जो पैसिव मोड के अंदर होता है वो बेसिकली क्या उसे कहते हैं कि इन्फीरियर मूड के अंदर या कह लें कि सबऑर्डिनेशन के अंदर वो चला जाता है। तो इससे, इस इंटरेक्शन से पावर रिलेशनशिप भी इमर्ज करते हैं। तो इसी सिनेरियो के अंदर आप ये भी समझ सकते हैं कि ये कैसे और क्यों कर ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन जो है वो जेंडर के अंदर कितना प्रोमिनेंट है, कि कैसे जेंडर का फिनोमेना क्रिएट होता है सोसाइटी के अंदर, किस तरह इस कॉन्सेप्ट को, इस वर्ड को कॉन्सेप्ट अटैच किया जाता है, और किस तरह इससे सुपर ऑर्डिनेशन और सब ऑर्डिनेशन माज़ वजूद में आती है। अगर आप हर्बर्ट ब्लूमर को पढ़ें, पीटर ब्लॉक को पढ़ें, तो या आप ये जो इंटरेक्शनिस्ट हैं इनको पढ़ें, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि हाउ इट वर्क्स। चौथा जो पर्सपेक्टिव है, ये आप इसको कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की ऑफशूट भी कह सकते हैं, और जेंडर के लिहाज से ये बड़ा पर्टिनेंट है। इसको हम कहते हैं फेमिनिज्म। फेमिनिज्म बुनियादी तौर पर इसको अगर आप मुख्तसर अल्फाज में कहें तो ये होगा कि एडवोकेसी फॉर द राइट ऑफ द वुमेन, कि ख़वातीन के हुकूक़ के लिए जो आवाज़ें उठाई जाती हैं या उनकी महरूमी के लिए जो बात की जाती है या जो जद्दोजहद की जाती है, ये सारी चीज़ें, ये जो फ़लसफ़ा है, ये फेमिनिज्म कहलाता है। फेमिनिज्म जो है, इसके अगर हम इसकी कई टाइप्स हैं, जो हम इंशाल्लाह इसको सेपरेटली अलहदा अपने अगले लेक्चर के अंदर मैं इसको डिस्कस करूँगा, और फेमिनिज़म को मौजू बनाकर इसकी टाइप्स क्या हैं और इसकी क्या उसे कहते हैं, इसके बुनियादी जो नुकात हैं वो क्या हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एज ए पर्सपेक्टिव मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो ये देखता है कि मुआशरे के अंदर औरत जो है वो एक महरूमी की ज़िंदगी गुजार रही है, और उसके हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और ज़्यादातर वसाइल के ऊपर और माशरती जो प्रिविलेज हैं और पर्क्स हैं उसके ऊपर मर्द काबिज़ है। तो चुनांचा इसके मुख्तलिफ एंगल्स हैं जो कि इसकी मुख्तलिफ टाइप्स बन जाती हैं, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन फेमिनिज़म जो है एज ए पर्सपेक्टिव, इसका इमरजेंस जो है वो 1920 के अंदर होता है। इसकी 3 वेव्स आई थी। इनको वेव्स हम इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे जैसे एक समंदर की लहर उठती है और अपने साथ हर चीज़ बहा ले जाती है, तो ये तहरीक भी इसी तरह उठी और इन्होंने अपने बहुत सारे मुतालबात मनवाए, फिर ये बैकफोर्थ गई, फिर ये नई वेव उठी और इनके मुतालबात अलग हुए। लेकिन अब तक जो कुछ भी फेमिनिज़म के मामले में हुआ या फेमिनिस्ट तहरीक के मामले में हुआ, उसको हम ब्रॉडली जो है 3 कैटेगरीज़ में तकसीम कर सकते हैं। एक वो है जो फर्स्ट वेव फेमिनिज़म है। ये मार्टिन लूथर किंग की उस सिविल राइट डिसोबीडियंस की तहरीक के बाद शुरू हुई कि जब अफ्रीकन अमेरिकन्स ने पहली दफ़ा जो है अपने राइट्स के लिए, अपनी इक्वल सिटीज़नशिप के लिए, रेशल बुनियादों के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन थी उसके ख़ात्मे के लिए जब अमेरिका में जदोजहद की, और उसकी कामयाबी के बाद फिर ख़वातीन के अंदर ये जज्बा बेदार हुआ, तो उन्होंने एक सफ़रेज मूवमेंट लॉन्च की। सफ़रेज मूवमेंट के नतीजे में उनको राइट ऑफ वोट दिया गया, और जब राइट ऑफ वोट दिया गया तो वो फिर एक पावर में वो आना शुरू हो गई, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं इक्वलिटी के ऊपर हासिल करना शुरू कर दी। ये 1960 तक का इरा जो है ये इन्हीं बुनियादी मसाइल के ऊपर, औरत के बुनियादी मसाइल के हल के लिए चलता रहा। दूसरा जो इसका इरा है वो 1960 से शुरू होता है, उसको हम कहते हैं सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। इसके अंदर बाकायदा एकेडमिक डिस्कशन शुरू हो गई, एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे ये मंजूर होना शुरू हो गया। पोस्ट वियतनाम पीरियड है, इसके अंदर अगर आप पोस्ट वर्ल्ड वार 2 का भी ये इरा है, चूँकि 45 के बाद की ये जो चीज़ें हैं उसके अंदर जो है अमेरिकन सोसाइटी के अंदर भी काफ़ी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। वार वेटरन्स की वजह से अब मुआशरे के अंदर सिर्फ अब जो मर्द, जो काम करने वाले मर्द थे, उनकी भी काफ़ी कमी है, और अब औरत जो है वो चाहती है कि वो भी आके मैदान कार में काम अंजाम दे, और जो उसके हाउस होल्ड या डोमेस्टिक
वर्क्स हैं उससे अब वो बाहर निकल के कुछ अर्निंग भी करे। तो ये कुछ चीज़ें थी, इसमें वर्क राइट्स आ जाते हैं, कुछ लीगल जो हैं अमेंडमेंट्स हैं वो आ जाती हैं। ये चीज़ें फिर इस सेकंड वेव के अंदर, आल्दो ये भी इक्वलिटी के ऊपर और बड़ी जेनेरिक नौयत की जो औरत के मुसावियाना हकूक़ हैं उनकी ये जद्दोजहद रही। ये तकरीबन 2 डेकेड चली और उसके बाद 1990 के बाद का जो 1980 से बाद का जो इरा है वो थर्ड वेव फेमिनिज़म कहलाता है। थर्ड वेव फेमिनिज़म बुनियादी तौर पर पिछली दोनों वेव्स के ऊपर क्रिटिसिज्म है। वो ये कहते हैं कि आप पिछले जो जेनेरिक नौयत के तो आपने मुतालबात जो औरत के थे वो समहाउ आपने अचीव किए और उसमें इक्वलिटी भी तस्लीम करवाई, लेकिन ये वेरिएशन या इंटरसेक्शनैलिटी जो है या ख़ातून की जो इनफरादियत है वो कहीं पे आपने मिस कर दी है। लिहाजा अब वो बात कर रहे हैं ख़ातून होने की तो है, लेकिन ख़ातून रेशल ख़ातून की भी, अब पॉवर्टी में फंसी खातून की भी, यानी अब वो जैसे इसमें कुछ चीज़ें जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पहली दफ़ा 1993 के अंदर ये जो अमेरिका के अंदर मैटरनिटी लीव के राइट्स हैं ये उसमें अप्रूव हुए। इवन फिर उनकी जो हैं क्या उसे कहते हैं कि पहली दफ़ा अमेरिकन सेनेट के अंदर 4 ख़वातीन मुंतखब हुई। तो अब उनके मामलात जो हैं वो बड़े क्या उसे कहते हैं कि जेनेरिक नौयत से हट के स्पेसिफिक नौयत के हैं, इंडिविजुअलिटी के हैं, कि आप ख़वातीन की जेनेरिक नौयत से हट के आप उनके इंडिविजुअल और इनर प्रेफरेंसेस जो हैं आप उनको भी एड्रेस करें और विद इन द फेमिनिज़म जो वेरिएशंस हैं अब उनको भी एड्रेस किया जाए। तो ये 3 वेव्स का इसका खुलासा है। बाकी हम इंशाल्लाह फेमिनिज़म को या उसके आगे जो लिबरल आगे फेमिनिज़म है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म है, इको फेमिनिज़म है, ग्लोबल फेमिनिज़म है, ये इसकी टाइप्स हैं, ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो होपफुली आपने आज के लेक्चर आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इंशाल्लाह आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद चीज़ें भी इस तरह की शेयर की जा सकें। थैंक यू वेरी मच।